तो ये था हम लोग का, ये मतलब करेक्शन कैरी ओवर फैक्टर जो है फिक्स्ड इंड जब रहेगा तो वो तो हम लोग निकाल चुके थे। जब सिंपली सपोर्टेड इंड होगा वो आप लोग को होमवर्क में दे दिया गया था, है ना। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने बना भी लिया है, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो उनके लिए ये बना रहे हैं। जिन लोगों ने बना लिया है वो अपना वो देखेंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे कोई इधर ये सिंपली सपोर्टेड है, इधर भी सिंपली सपोर्टेड है। हमें इधर जानना है कि यहाँ पे मोमेंट लगेगा, इधर कितना मोमेंट आएगा। ये चीज़ हम लोगों ने फिक्स बीम के लिए देख लिया है। यहाँ अगर जितना लगाओगे यहाँ पे उसका आधा कैरी होके आएगा, है ना। तो कैरी आधा होके आएगा तो इसका कैरी ओवर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। कैरी ओवर फैक्टर होता है जितना आया डिवाइड बाई जितना लगाएं, है ना। तो आया कितना, जितना भी आएगा तो वो लिख देंगे, और जितना लगाए थे वो लिख देंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो कैरी ओवर फैक्टर होगा, है ना। कितना मोमेंट लगाएं और कितना आया उसका रेशियो, वो कैरी ओवर फैक्टर है। तो फिक्स भी में हम लोग देखा कि आधा आता है ना, तो कैरी ओवर फैक्टर आधा था। यहाँ पे चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड है ना, तो चाहे यहाँ पे आप कितना भी मोमेंट लगा दो, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये फिक्स मोमेंट नहीं लेगा। यहाँ पे ये कोई भी मोमेंट नहीं लेगा, है ना। फिक्स मोमेंट कुछ भी नहीं लेगा ये। तो यहाँ पे ये इसके लिए एकदम फाइनल है कि यहाँ पे एम ए जो है 0 ही होना है, चाहे यहाँ पे आप कुछ भी मोमेंट लगा दीजिए। तो कैरी ओवर फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, होता है क्या कि जितना यहाँ पे आया और जितना लगाया था उसका रेशियो होता है। आया कितना, एम ए डिवाइड बाई लगाया कितना, म्यू। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एम ए जो आया फाइनली यहाँ पे कैरी होके इसका इफेक्ट वो 0 है, डिवाइड बाई म्यू, है ना। तो ये 0 ही हो गया। तो कैरी ओवर फैक्टर जो है अपने ऐसे कंडीशन के लिए कि जब एक साइड सिंपली सपोर्टेड हो और दूसरा यहाँ पे मूवमेंट लग रहा हो और वो भी सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे दिखा रहा हो, है ना, तो जो है कैरी ओवर फैक्टर 0 होगा। ये तो हम लोग को समझ में आ गया। दूसरा चीज निकालना होता है हम लोग को स्टिफनेस फैक्टर। तो उसके लिए यहाँ पे थीटा बी की जरूरत पड़ती है ना, तो वो थीटा बी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो थीटा बी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये यहाँ पे मोमेंट लगेगा, तो इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ होगा ये बीम, है ना। तो ये डिफ्लेक्ट होके ये किस शेप में जाएगा, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है तो यहाँ पे ये कुछ स्लोप बना लेगा, इस टाइप से करके रहेगा, ऐसे बना लेगा, क्योंकि मूवमेंट ऐसे लगा है ना, ऐसे, तो इस बीम को ये ऐसे उठा देगा। ठीक है, द डिफ्लेक्टेड शेप देखते रहो, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का शेप बनेगा। तो ये शेप बन गया। अब जो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा वो थीटा बी हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ हो रहा होगा, तो वो मान लो कि अगर आर है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा, कोई डाउनवर्ड लोड नहीं है, कोई डाउनवर्ड लोड नहीं है, तो जो रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होगा उतना ही बराबर रिएक्शन नीचे में लगता रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का अपवर्ड रिएक्शन कट रहा है क्या, हाँ माइनस आर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ कोई डाउनवर्ड लोड नहीं है। तो दोनों अपवर्ड इसका मतलब नहीं होगा, ये जो आ रही है दोनों रिएक्शन है अपवर्ड नहीं होगा, एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा, है ना। तो ये डाउनवर्ड होगा और इसका वैल्यू भी आर ही होगा, क्योंकि कोई डाउनवर्ड दूसरा कोई लोड नहीं है। होना है कि टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड को बराबर होना है, तो इसका मतलब एक ये अपवर्ड है तो ये रिएक्शन डाउनवर्ड होता होगा। तो इसी रिएक्शन को क्यों डाउनवर्ड बोले, उसका वजह ये है कि जब इस बीम को कोई ऐसे धक्का मारता होगा ऐसे, तो ये चाहेगा कि इस बीम को उखाड़ दें, यहाँ से ऊपर कर दें, है ना। तो ये रिएक्शन ही नीचे इसको खींच के नीचे रखता है। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से भी इसको नीचे दिखाते हैं ऐसे, है ना, इस आर को ऊपर दिखा दें, इसको नीचे दिखाएंगे। अब है हमें कि क्या बनाना होता है, एक एम एक्स मोमेंट का इक्वेशन बनाना होता है, एम एक्स, है ना। तो यहाँ पे एक सेक्शन मानेंगे एक्स एक्स, है ना, इस यहाँ से एक्स दूरी पे, और इस सेक्शन पे एम एक्स का इक्वेशन बनाएंगे। तो एम एक्स इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे सीधे इधर से सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, वो रिएक्शन है, और कोई लोड नहीं है बीच में। एक मोमेंट इधर है, तो ये तो सेक्शन के इधर है, इसको तो हम इग्नोर ही करते हैं। सेक्शन के इस तरफ जितना लोड रखता होता है उसके वजह से यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। एक ही लोड है वो आर है, तो उसके वजह से होगा आर इंटू एक्स। लेकिन इसका साइन क्या होगा, ये रिएक्शन ऐसे है तो इसके वजह से मोमेंट जो है ऐसे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज इस सेक्शन पे, है ना, तो होगा माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव साइन के साथ देंगे। ठीक है, तो माइनस आर इंटू एक्स हो गया, और कोई लोड नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस आर इंटू एक्स हो गया। यही ना होता है, एम एक्स इक्वल टू इतना होता है ना, ये तो हम लोग खूब जानते हैं।
अब इसको एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। हाँ बोलिए। डी एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है ना, वो हो गया। तो ये हो गया, इतना हो गया। इसका एक बार इंटीग्रेट किए इसको तो ये इस फॉर्म में आ गया। एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ई आई डिवाइड डी एक्स जो है वाई में चेंज बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आर इंटू एक्स क्यू बाई 3 होगा तो 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा प्लस सी वन इंटू एक्स प्लस नया इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा C2। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया, ये डी वाई डी एक्स का इक्वेशन बन गया, ये वाई का इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमको पता है कि एट यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 डिफ्लेक्शन कितना है 0, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसमें, है ना, इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा ई आई इंटू 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा माइनस आर इंटू, हाँ ये भी 0 प्लस ये C1 इंटू ये भी 0, तो ये भी 0, बस सिर्फ C2 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि C2 जो है वो 0 है हम लोग का। ठीक है, और कोई इंटर कंडीशन है हमारे पास? एक तो ये था कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन 0 है, लेकिन क्या यहाँ पे स्लोप 0 है? नहीं, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते हैं, तो हम दूसरा कोई इंटर कंडीशन खोजेंगे। एक पता चला कि यहाँ पे एट x इक्वल टू l दूरी पे यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन 0 है, भले स्लोप 0 नहीं है ना। तो वो कंडीशन हम लोग लगाएंगे एट x इक्वल टू l y इक्वल टू 0 है, तो ये पुट करेंगे फिर इसी इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ पे y की जगह पे 0, तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे x की जगह पे l रखना है तो माइनस आर इंटू एल का क्यूब बाई 6 प्लस C1 इंटू एल प्लस C2। ठीक है, ऐसा है। तो C2 यहाँ पर 0 ही हो चुका है तो इसको हम 0 लिख देंगे, C2 पर हम 0 हो चुका है ना, यहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब जो क्या करते हैं हम इसको, इस टर्म को इधर ले आते हैं, ये निगेटिव को उसको उधर रहने देते हैं। तो ये r इंटू एल क्यू बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू एल, तो इस l से ये एल क्यू कटेगा तो ये एल स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब हो गया कि C1 हम लोग का आ गया कितना, आर एल स्क्वायर बाई 6 C1 निकल गया हम लोग का r के टर्म में, भले ही फाइनल नहीं निकला, और C2 भी निकल चुका है हम लोग का। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, थीटा बी, यहाँ पे थीटा बी निकालना है ना। थीटा बी मतलब स्लोप एट बी, है ना। तो पुट यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए हम लोग को x इक्वल टू कितना पुट करना होगा, इस जगह पे निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए x इक्वल टू l पुट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू l एंड डी वाई डी एस की जगह पे थीटा बी, यही करते हैं ना। ठीक है, तो ये हम लोग पुट कर दिए। तो अब देखिए क्या होगा हम लोग का, ये डी वाई डी एक्स वाला इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ई आई इंटू डी वाई डी एक्स वो थीटा बी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस आर इंटू एक्स की जगह पे एल, तो एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ एक्स है एक्स की जगह पे एल पुट कर रहे हैं, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 ये इतना है आर एल स्क्वायर बाई 6। तो इन दोनों का हम जो है रेशियो निकाल लेंगे। तो ये 6 है 2 है, जिसका एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे माइनस 3r एल स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस आर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2r एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का थीटा बी जो हो गया वो ई आई को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2r एल स्क्वायर बाई 6 ई आई। ठीक है, थीटा बी हम लोग को आर एल के टर्म में आया, हम लोग को एक्चुअली थीटा बी चाहिए म्यू के टर्म में, है ना, तब ना म्यू निकालते हैं थीटा के टर्म में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे सारे जितना भी रिएक्शन आ रहा है, जितना भी लोड है, उसको बी के अबाउट मोमेंट निकाल लेते हैं, है ना। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी करते हैं, क्या करते हैं, टेकिंग मोमेंट्स, हाँ टेकिंग मोमेंट्स अबाउट बी करेंगे तो क्या आएगा, इधर से जितना भी लोड आ रहा है उसका मोमेंट बी के अबाउट लेंगे। इधर से कौन सा लोड है, सिर्फ एक ही लोड है, आर है ना। अब वो भी आर इंटू एल होगा मोमेंट इसका, तो इसके साइन क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना। ठीक है, एक यही लोड है सिर्फ, और यहाँ पे एक मोमेंट है म्यू, तो माइनस आर इंटू एल, ये मोमेंट म्यू जो है क्लॉकवाइज है, तो प्लस म्यू इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना।
किसी एक जगह पे सारे मोमेंट का सम निकालते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, यही करते हैं ना अब तक। तो माइनस एक इसकी वजह से मोमेंट था माइनस आर इंटू एल, और ये मोमेंट है म्यू, ये क्लॉकवाइज है तो प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज था माइनस, दोनों का सम 0 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा कर लो कि ये जो क्लॉकवाइज है उसको एक साइड लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड लिख दो, तब भी वही बात होगा, है ना। तो इससे हम लोग को समझ में आ गया कि जो है आर एल जो है म्यू इक्वल टू आर एल बोल लो, यहाँ पे क्या निकलेगा कि इसको आर एल को उधर कर दो तो म्यू इक्वल टू आर एल हो गया। ठीक है, तो आर एल के जगह पे हम लोग म्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, पुट आर इंटू एल इक्वल टू म्यू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका थीटा बी। अच्छा, एक चीज ये भी है कि ये निगेटिव साइन जो है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो रहा है। निगेटिव साइन जो है सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लॉकवाइज जो है स्लोप है ना, बाकी निगेटिव साइन का कोई यूज नहीं है। तो हम जो है वैल्यूज को ऐसे आप पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन बस वही इंडिकेट करता था, वो लिख देंगे हम जहां भी लिखना होगा। तो आर एल के जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, म्यू। तो ये हो जाएगा हम, अच्छा ये 2 से 6 कट भी सकता था, तो ये 3 हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, आर एल के जगह पे म्यू, तो म्यू इंटू एल हो जाएगा ये, है ना, आर इंटू एल स्क्वायर है तो म्यू इंटू एल हो जाएगा, आर एल म्यू है तो डिवाइड बाई 3 EI। ठीक है, निगेटिव साइन को हटा दिए क्योंकि ये वैल्यूज लिख रहे हैं, वो साइन बस इंडिकेट करता था डायरेक्शन। तो हम लोग का अब म्यू कितना हो गया, यहाँ पे म्यू हो गया हम लोग का 3EI/L, यही ना हो गया, 3EI को उधर कर दिए, और ये थीटा बी था तो थीटा बी से गुना हो गया तो थीटा बी भी हो गया ना, अब बाई एल नीचे ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस टर्म को उधर लिख दिए तो ये हो गया 3IB, एल को नीचे ले आए थे बाई एल, यहाँ पे म्यू बचा तो म्यू, है ना। तो ये हम लोग का हो गया, ये मोमेंट अप्लाइड था, है ना। ठीक है, ये मोमेंट अप्लाइड था तो म्यू का हम लोग को थीटा बी के टर्म में निकल गया, या थीटा बी म्यू के टर्म में निकल गया। अब एक टर्म होता है स्टिफनेस फैक्टर, है ना, स्टिफनेस फैक्टर, वो होता है कि 1 डिग्री घुमाने के लिए जितना मोमेंट रिक्वायर्ड होता है उसको स्टिफनेस फैक्टर बोलते हैं। इस यहाँ पे इस 1 डिग्री रख देंगे तो ये मोमेंट जो रिक्वायर्ड है 1 डिग्री घुमाने के लिए वो निकल जाएगा, उसको हम के बोलते हैं। इसी म्यू के वाले इक्वेशन में 1 डिग्री थीटा बी की जगह पे रख देंगे तो EI इंटू थीटा बी की जगह पे 1 डिवाइड बाई एल, तो ये हो जाएगा 3EI/L। तो के हम लोग का हो गया 3EI/L। ठीक है, क्योंकि ये थीटा बी घुमाने के लिए इतना मोमेंट रिक्वायर्ड होता है, ये हम लोग को इक्वेशन निकल के आया है। स्टिफनेस फैक्टर होता है कि 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना मोमेंट रिक्वायर्ड होता है, थीटा बी की जगह पे 1 डिग्री रख देंगे तो हम लोग का वो स्टिफनेस फैक्टर निकल जाएगा। तो ये के आ गया 3EI/L, और हमारा इसके लिए कितना था, फिक्स के लिए 4EI/L था। फिक्स का स्टिफनेस इसका मतलब ज्यादा होता है, वो ज्यादा मतलब रेसिस्ट करेगा, ज्यादा लोड ले लेगा, है ना, ज्यादा मोमेंट अपने तरफ खींच सकता है। और ये जो है कम है, इसका 3EI होता है, इसका 4EI/L होता है। ठीक है, और कोई खास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम भी है, उसमें भी अगर उसका लेंथ बहुत कम है तो स्टिफनेस उसका बढ़ जाएगा, ये भी दिख रहा है। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका लेंथ अगर कम है, नीचे में है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ कम होगा तो स्टिफनेस बढ़ेगा। बाकी उसका अगर EI ज़्यादा होगा तब भी स्टिफनेस ज़्यादा होगा, है ना। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस टाइप का कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिक्स बीम है, तो उसमें अगर एल उसका ज़्यादा है तो स्टिफनेस ज़्यादा होगा कि कम। आपको डालना होगा कि अगर एल ज़्यादा है तो स्टिफनेस कम होगा, है ना। एल अगर कम है, बहुत छोटा लेंथ का है, छोटा अगर कोई भी ये बीम है हम लोग का, तो ये ज़्यादा स्टिफ होगा, जितना मोमेंट होगा ये लगाओगे तो ये ज़्यादा मोमेंट ले लेगा, है ना, स्टिफ होता है वो। ठीक है, इसलिए स्टिफनेस फैक्टर ज़्यादा होता है, समझे। छोटा लेंथ होगा तो ज़्यादा स्टिफनेस, कम लेंथ होगा तो स्टिफनेस ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, फिर ये पूछ सकता है कि आपको स्टिफनेस फैक्टर फिक्स्ड इन या सिंपली सेपरेटेड इन किसका ज़्यादा होता है। तो फॉर्मूला से ही दिख रहा है, इसका 4EI है, इसका 3EI है, तो फिक्स बीम का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब बात घुमा घुमा के पूछेगा, या फिर पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी चीज़ का अगर ज़्यादा हो रहा है तो के बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये सब आप फॉर्मूला के हिसाब से समझ सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो के ज़्यादा होगा, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है इसका तो फिर के भी ज़्यादा होगा। इस तरह का घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, ये बात हो समझ में आ गई होगी।
इसका जो है स्टिफनेस फैक्टर इतना कैसे आया, इसका जो है कैरी ओवर फैक्टर 0 कैसे आया, है ना, इसका थीटा बी ये तक इतना कैसे आया, है ना। थीटा बी तो बस एक टूल है जो यहाँ तक पहुँचने का होता है ना, थीटा बी का और खास कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए।